जी ऑनलाइन स्टूडेंट से करते। अब यहां तक अगर हम रुक के सोचें तो क्या क्या बात हो गई है लीज में। लेसी का ट्रीटमेंट एक है, लेसी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करता है अनलेस शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट लीज की एक्सेप्शन अवेल हो जाए। लेसर ने हमेशा डिसीजन पहले लेना कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज अगर है तो लेसर की दो टाइप्स हो जाएंगी, सिर्फ लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज होगी तो फिर लेसर की कोई टाइप्स नहीं है, सेम ट्रीटमेंट वही होगा जो इस केस में हमने किया। तो अब आ जाए इन्हीं चीजों में कुछ छोटी छोटी बातें भी और ऐड हो जाएंगी। तो पेज नंबर आप 340 पे है और एंड में रिक्वायरमेंट्स नीचे हेडिंग है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। पेन हाथ पर रख लीजिएगा, थोड़ी सी थेरी है, बाकी फिर वर्किंग्स आ रही है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मीनिंग होता है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट वैसे तो FA2 की क्लास में जो हजरात बैठे हुए हैं आप लोग, या तो कॉस्ट आप पढ़ चुके होंगे या कॉस्ट पढ़ रहे होंगे। कौन कॉस्ट? कॉस्ट वाला सब्जेक्ट है। कभी वर्ड सुना आप लोगों ने इंक्रीमेंटल? अच्छा नहीं सुना। इंक्रीमेंटल का मीनिंग होता है एडिशनल कॉस्ट। अब मेरे ख्याल आप ये सोच रहे हैं कि आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी आ रही। क्या पढ़ने लगे हम? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मींस हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उसकी एक डेफिनेशन आ रही। इंक्रीमेंटल कॉस्ट है कहते हैं एडिशनल कॉस्ट को ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड नॉट हैव बीन इंकर्ड इफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड। एक ऐसा खर्चा जो इसलिए हुआ है क्योंकि लीज एग्रीमेंट हुआ है। इन अदर वर्ड्स ये खर्चा ना होता अगर लीज एग्रीमेंट ना होता। किसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई खर्चा होता है तो उसे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। लीज की वजह से, लीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वह इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। मसलन कौन सा खर्चा? कंसंट्रेट करें 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। पहली क्या लिखी हुई है? देखिए लीज में पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है? एक है लेसर, एक है लेसर। लेसर मींस बैंक, एक आम सी एग्जांपल के तौर पर। अब बैंक्स ने समटाइम्स कुछ एम्प्लॉइज रखे होते हैं, कमीशन एजेंट खासतौर पर रखे होते हैं जो होते हैं, बैंक के एम्प्लॉइज रखे होते हैं बैंक ने, इसलिए ताकि अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करके बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करवाएं। तो बैंक उनसे फिर एग्री करता है कि अगर आप किसी पर्सन से लीज करवाएंगे हमें तो उसके अगेंस्ट हम आपको कमीशन देंगे। कौन किसको क्या दे सकता है? लेसर किसी पर्सन को कमीशन दे सकता है अगर लीज एग्रीमेंट फाइनल हो। समझ आ रहा? कमीशन एजेंट किसने रखा हुआ? इसी तरह लेसी ने लीज करवानी है। लेसी को किसी ने कहा कि मैं आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, मेरे बैंक में बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं आपसे फॉर एग्जांपल 1%, 2% वगैरह अमाउंट कमीशन के तौर पे लूंगा। तो ये कमीशन कौन भी दे सकता है, कौन भी दे सकता है। इट मींस ये खर्चा लेसर का भी हो सकता है, लेसी का भी हो सकता है। अगर लेसर का होगा तो लेसर अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। क्या एंट्रीज इन्हें बनती है फिलहाल? एक्सपेंस टाइप चीज है, कैश क्रेडिट होना। और अगर लेसी ने कोई कमीशन दिया होगा तो फिर लेसी का एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना है। क्या लेसी लेसर का कमीशन रिकॉर्ड करेगा? क्या लेसर लेसी का करेगा? अगर फॉर एग्जांपल लेसी ने कोई कमीशन नहीं दिया तो वो एंट्री नहीं करेगा, लेसर ने अगर दिए। और अगर लेसर ने दिए नहीं दिया, लेसी ने दिए नहीं, तो लेसी करेगा। मतलब जिसका खर्चा होगा उसने रिकॉर्ड करना है। दोनों का भी हो सकता है, दोनों का नहीं भी हो सकता है, और किसी एक का भी हो सकता है। जिसका होगा वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा। तो एक एग्जांपल तो हो गई कमीशन की। सेकंड एग्जांपल के तौर पे आ रहा है लीगल फीस। ये अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लेसी लेसर के दरमियान, तो लीगल फीस का मतलब समटाइम लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, जो फिर वकील हो सकते हैं जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज करवा रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, कौन से स्टाम्प पेपर यूज करें, कैसे एग्रीमेंट करें। तो अगर लेसी या लेसर रिस्पेक्टिवली ने लीज एग्रीमेंट फाइनल करते हुए किसी लीगल एडवाइजर की सर्विसेज ली हैं और लेसर ने अगर पेमेंट की है तो लेसर इस खर्चे को रिकॉर्ड करेगा, लेसी ने अगर पेमेंट की है तो लेसी रिकॉर्ड करेगा। ये बात समझ आ रही है?
ये खर्चे कब होंगे? जब लीज एग्रीमेंट होंगे। लीज तो अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं तो ये फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएंगे। फिर इनका करना क्या, वो बात की बहस है। पहले इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, इनकी एग्जांपल्स के। नंबर 3 पढ़े, कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग लीज टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, लीगल एडवाइजर नीचे लिखा हुआ, आप ऊपर इस तरह करें, ये लीगल एडवाइजर की जगह लीगल फीस एग्जांपल के तौर पे लिखें, स्टैम्प पेपर फीस। लीगल एडवाइजर नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो सॉरी इधर ऊपर काट के। स्टैम्प पेपर भी होता है वो क्या होता है? वो भी एक येलो से कलर का पेज होता है, उसकी भी फीस होती है, एफिडेविट टाइप जिसमें लिखवाते हैं। तो अगर कोई इस तरह की फीस है, लीगल फीस, फिर इसको शायद रजिस्टर भी करवाना पड़ता है एग्रीमेंट्स को, तो फिर गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग लीज एंड टर्म्स में लीगल एडवाइजर फीस नीचे लिखा हुआ। मसलन फॉर एग्जांपल लेसी ने एग्रीमेंट करना है, तो उसने किसी लीगल एडवाइजर की हेल्प ली कि जरा अच्छी नेगोशिएशन कर ले। तो अच्छी नेगोशिएशन के रिजल्ट में, अब देखें आपके जिन में आम एसेट्स की लीज आती है, लेकिन हम अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो बहुत से एसेट्स भी हो सकते हैं, फिर बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, ठीक ठाक अमाउंट्स के आउटफ्लोज होने हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करते हुए आप एज एन अकाउंटेंट हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो लीगल एक्सपर्ट अगर रखेंगे ताकि वो आपकी नेगोशिएशन में हेल्प कर सके, तो वो अपनी फीस ले सकता है। बात क्लियर है मेरी? और एक काफी सेकंड लास्ट चीज लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेट्रल का मतलब होता है नहीं, कोलेट्रल सिक्योरिटी को कहते हैं। वैसे तो लीज में जो लीज एसेट है वो इटसेल्फ सिक्योरिटी होता है, लेकिन अगर किसी पे भरोसा ना हो तो लेसर फिर ये कहता है कि मैंने आपसे जो पैसे लेने हैं इसकी सिक्योरिटी क्या है, वो एक एडिशनल एसेट भी सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है, और फिर वो सिक्योरिटी भी रजिस्टर करवानी पड़ती है कि बैंक के नाम अब ये एसेट हो जाएगा अगर मैंने पैसे टाइम पे ना दिए। कोलेटरल वर्ड सुना, सिक्योरिटी के लिए होता है। सिक्योरिटी क्या होती है? मॉर्टगेज, प्लेज वगैरह वर्ड सुने होंगे आपने। चार्ज भी वर्ड होता है। सिक्योरिटी कौन किसको देगा? लेसी लेसर को देगा, लेकिन इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में बताना पड़ता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कि ये एसेट सिक्योरिटी के तौर पे है, ताकि बवक्ते जरूरत लेसर ही कह सके कि इस एसेट को बेच के मेरे पैसे रिकवर किए जाए, जाके कोर्ट में कह सके। ठीक है, रजिस्टर्ड चार्ज, फर्स्ट चार्ज भी शायद वर्ड सुने आपने, प्लेज भी है, मॉर्टगेज भी है, हाँ जी, फ्लोटिंग चार्ज भी है, फिक्स चार्ज भी है। फ्लोटिंग वर्ड वैसे स्टॉक्स वगैरह के लिए होता है, काफी कुछ आपने सुना है सवाल कोलेटरल के। कोलेटरल का मीनिंग सिक्योरिटी है। देन आगे फाइनली पेमेंट्स, ये इंटरेस्टिंग चीज है, पेमेंट्स मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लीज। तो बिल्डिंग जेन में लाइए, ये जेन में रखिएगा, रेंट जो है ना, ये रेंट पे वो लीज टाइप चीज ही है। लीज होती क्या वैसे, एसेट किसी का हो, यूज कोई कर रहा हो, जो कर रहा हो यूज वो उसके अगेंस्ट पैसे दे रहा हो। तो आपने ये बात आपको पता चल गया कि लीज फिर ऑपरेटिंग भी है, फाइनेंस भी है, और फिर लेसी के एंगल शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लो वैल्यू एसेट लीज भी हो सकती है। तो एक बिल्डिंग जेन में लाए, किसी ने लैंडलॉर्ड ने बिल्डिंग किराए पे दी हुई थी, किसी को किराए पे दी हुई थी, जिसको दी हुई थी वो लेसी है, लैंडलॉर्ड क्या है, लेसर है। अब आप गुजरे वहां से, आपने कहा बड़ी बेस्ट लोकेशन पे बिल्डिंग है यार, काश मेरे पास हो तो मैं यहाँ बिजनेस करूँ। आपने अप्रोच किया लैंडलॉर्ड को, उसने कहा मैंने तो पहले दी हुई है रेंट पे। आपने को मसला से मैं खाली करवा लेता हूँ। आप उस पुराने लेसी के पास गए और उससे कहा यार अगर ये बिल्डिंग मुझे लैंड पे मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं कोई मसला नहीं है, आप मुझे 20 लाख रुपए में दें, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। वो तरीका नहीं था जो आपके ज़हन में आया, एक सीधा तरीका था यार। तो पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स टू वेकेट द लीज्ड एसेट। कौन किसको क्या देके छुड़वा सकता है? एक प्रोस्पेक्टिव लेसी एग्जिस्टिंग लेसी को कुछ पैसे देके अगर एसेट लीज पे ले रहा है, तो ये पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? ताकि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट हो सके, नया लीज कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो ये भी किसकी एग्जांपल बन जाएगी? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की। ये बात समझ आ गई? कौन बैठा हुआ पहले किसी बिल्डिंग में, कोई टेनेंट लेसी है, आपका दिल कर आप जाए, एग्जिस्टिंग टेनेंट ने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, मुझे वेकेशन के पैसे दे दें। ये अपने टैक्स में वर्ड सुने होंगे, ये प्रॉपर्टी इनकम में है वैसे। हाँ ठीक है, पगड़ी शायद नहीं, लेकिन वो फिर किसी की पगड़ी, तो पगड़ी नहीं है वैसे ये, चले वही है, ठीक है ठीक है, पगड़ी। वापस आइए डेफिनेशन पढ़े, व्हाट इज द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट? जी सैलरी सर, इंग्लिश में हो जाता।
कौन सा खर्चा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो कब इंकर होगा कब नहीं होगा? एग्जांपल्स 2-3 बोल देंगे जरा अच्छी अच्छी। कमीशन है, लीगल फीस है, अरेंजिंग कोलेट्रल है, लीगल एडवाइजर फीस है, पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन द लीज है उसे छुड़वाने के लिए। अब आ जाए जरा, हमने ये डिसाइड करना है कि अगर लेसी या लेसर कोई इनिशियल डेट कॉस्ट का खर्चा करते हैं तो उन अमाउंट्स की लेसी या लेसर रिस्पेक्टिवली क्या एंट्री करेगा। ये क्लियर रखें, ये लेसी ने लेसर को देने, लेसर लेसी को देने, ये इस तरह नहीं है। ये कोई अलग पेमेंट्स है अदर देन द लीज रेंटल्स। लेसी ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट्स करनी है, मसलन लीगल एडवाइजर को, किसी एग्जिस्टिंग टेनेंट को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को। लेसर ने भी ये पैसे किसी कमीशन एजेंट को। तो ये अलग अलग दोनों के खर्चे, आपस में एक दूसरे को ये पेमेंट्स नहीं होंगे। दीज आर इन एडिशन टू लीज रेंटल्स जो आपस में एग्रीड है, वो लेसी ने लेने हैं और लेसर ने लेने। लेकिन दीज अमाउंट्स आर एडिशनल अमाउंट्स व्हिच आर पेड टू obtain लीज या टू नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज। एक बेसिक एंट्रीज है रखनी, क्या एंट्री इसकी? एक्सपेंस डेबिट है, कैश क्रेडिट है, लेकिन ज्यादा फैसला भी ये होना है कि किस केस में ये एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में सीधा जाए और किस केस में ये एक्सपेंस लीज टर्म में जाए, मींस इनिशियली कैपिटलाइज हो जाए और बाद में कैपिटलाइज्ड अमाउंट डेप्रिशिएट हो जाए। तो फैसला क्या होना है कि इस आईडीसी का होना क्या है। तो इसमें सारी लीज रिवाइज हो जानी, लेसी की भी और लेसर की भी, तो मैं साथ साथ रहेगा। सबसे पहले एंड में हेडिंग मिलेगी आपको, बल्कि एक हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल डेट कॉस्ट, उसमें हेडिंग क्या मिल रही है आपको? लेसी, अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले हम किसका ट्रीटमेंट पढ़ने लगे? अच्छा, अगर हमें ना पता हो तो लेसी की लीज में क्या ट्रीटमेंट हो रहा होगा? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो अब अपने ज़हन में जरा पहली एंट्री लाएं, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट क्या एसेट होगा? इसलिए स्टैंडर्ड ही कहता है आईडीसी इज एडेड टू द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज, कैपिटलाइज कर लें या एक्सपेंस आउट कर लें। शायद मेन क्रक्स यही निकलना है कि अगर एसेट है तो फिर कैपिटलाइज कर लें, हाँ कभी कभी एसेट होता नहीं है फिर शायद एक्सपेंस आउट कर लें। तो अगर लेसी हो और आईडीसी हो तो लेसी आईडीसी की क्या एंट्री करेगा? हाँ जी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी नहीं, कैश या बैंक अलग से। नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे, एक छोटी सी एग्जांपल देखा। ABC Limited paid 30,000 to legal advisor to review and advise on the lease agreement of a plant leased by SRT Limited। ABC कौन है, SRT कौन है? SRT मेरा ख्याल लेसर बन जाएगा। 30,000 दिया किसको है, क्यों दिया है? ताकि रिव्यू कर सके एग्रीमेंट और एडवाइस दे सके। प्रोक्योरमेंट मैनेजर ऑफ ABC कौन होता है? परचेज मैनेजर। प्रोक्योरमेंट मैनेजर मींस परचेज मैनेजर। ABC लिमिटेड का कोई परचेज मैनेजर remained involved for a month for negotiating the lease, whose monthly salary paid at rupees 1,50,000। ये थोड़ी सी बीच में कॉस्ट अकाउंटिंग आ रही है। बताएं क्या 30,000 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लीज है और 1.5 लाख भी तो है। क्या 1.5 लाख इसीलिए दे रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है? यार उसने निगोशिएट की है, अगर वो ये निगोशिएट ना भी करता तो मंथली सैलरी है, उसने ये पैसे लेने ही थे, ये इंक्रीमेंटल नहीं। तो देयरफॉर कौन सी चीज आईडीसी नहीं है? 1.5 लाख की एंट्री बोला, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, मैंने तो कहा था कैपिटलाइज होना। 30,000 की एंट्री बोला, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। इंक्रीमेंटल अगर कॉस्ट है आईडीसी तो उसने कैपिटलाइज। और अगर एक खर्चा होना ही होना है, चाहे लीज एग्रीमेंट हो या ना हो, आ जाएगा बढ़िया, तो उसने वही होना है जिसका होना है, वो आईडीसी है ही नहीं। आईडीसी के वर्ड्स क्या है देखें, दोबारा पढ़े जरा। That would be incurred if the lease agreement is obtained, या would not be incurred if the lease agreement is not obtained. So what is the problem with the 150? हाँ जी, not an incremental expense. It is not an incremental expense. Any confusion? अच्छा, कब होगा क्या? आपको राइट ऑफ यूज की पहली एंट्री पता है? पहले वैसे एंट्री क्या होती थी?
राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अगर क्वेश्चन में आईडीसी हो तो उसकी की एंट्री होनी है राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट अलग से। अब राइट ऑफ यूज एसेट में फिर इस फिगर ने प्लस हो जाना और फिर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो टोटल अमाउंट डेप्रिशिएट होगा इंक्लूडिंग दिस आईडीसी। इन अदर वर्ड्स एवरी अदर थिंग रिमेन्स एज इट इज सेम। अब आ जाए नेक्स्ट ट्रीटमेंट लिखा हुआ है लेसर, और लेसर का ऑपरेटिंग लीज में ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। अगर लेसर ने आईडीसी का कोई खर्चा किया है और लीज ऑपरेटिंग लीज है तो अपने जहन पे जोर डालें, क्या एसेट उसकी बुक्स में होगा? और जाने दे यार, होगा और उसी की बुक्स में रहेगा, वही डेप्रिशिएट करेगा। तब ट्रीटमेंट पढ़े, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट शैल बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ एसेट, एसेट में प्लस कर लें, एंड रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ओवर द लीज टर्म। एक पेज पीछे जाएं, कंसंट्रेशन रखनी फुल जरा, पेज नंबर 339 पे ऑपरेटिंग लीज लेसर की बात हो रही है। एसेट किसकी बुक्स में रहता है, किस वक्त पे डेप्रिशिएट होता है, यूजफुल लाइफ पे। लेकिन इधर आए, आईडीसी कैपिटलाइज तो करें लेकिन इस आईडीसी को लीज टर्म पे डेप्रिशिएट क्यों करें? ये लीज टर्म के अंदर अंदर का खर्चा है, इट मींस डरना नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, इफ डिफरेंस है